नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिस पर पूरे देश के राजनीतिक दिग्गजों की आज नज़र बनी हुई है और इसके चुनाव परिणाम पर भी जो है पूरी तरह नज़र गड़ाए हुए हैं। देखना है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है उसको किस रूप में जो है यहाँ के जनता जनार्दन या राजनीतिक दिग्गज क्या राय लेकर ये जनता जनार्दन इसको कितना बहुमत देती है या क्या रिजल्ट रहता है, इन तमाम बातों को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना उनका अनुभव रहा है और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी उनकी एक अहम पहचान रही है। सबसे पहले विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार आपके दर्शकों का। विनय जी, सबसे पहले ये बताया जाए कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव आप देख रहे हैं वो क्या विशेष अंतर महसूस कर रहे हैं अन्य विधानसभा चुनाव, पूर्व के विधानसभा चुनाव और इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये इस बार का जो विधानसभा चुनाव है ये दो गठबंधनों के बीच के टक्कर का चुनाव है और इसमें तीसरा कौन पीके प्रशांत किशोर बना रहे हैं। और पहली बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के। अगर चुनाव को आप देखेंगे तो नीतीश, अब तक के चिराग पासवान की जो पार्टी रही लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उसके पहले लोक जनशक्ति पार्टी थी, कभी वो ये पार्टी नीतीश कुमार के साथ बिहार का चुनाव नहीं लड़ने का काम किया जी। और पहली बार अब ये गठबंधन में चुनाव हो रहा है तो एक तो इस गठबंधन की ताकत बढ़ी है। इस गठबंधन में जो 5 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूथ, ये तो पुराने सहयोगी रहे। लेकिन अगर आप 14 से देखेंगे तो 14 से भी नीतीश कुमार सहयोगी नहीं रह पाए। बीच में वो बदल लिए और वो अलग हो गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उस समय प्रधानमंत्री के नाम को लेकर वो अलग हो गए थे कि हम अडवाणी के पक्ष में हैं, हम नरेंद्र मोदी को। लेकिन उस समय भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहे। और 14 से लगातार वो 3 लोकसभा का चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम। तो इस बार गठबंधन में चिराग पासवान पहली बार है तो ये बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी घटना कह सकते हैं। और इस पार्टी का जो सबसे बड़ा इतिहास रहा, 2005 में 29 विधायक जीतने में कामयाब हुआ था और उस समय रामविलास पासवान ने आह्वान किया था कि भाई बहुत दिन तक M22 समीकरण के तहत लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, इस बार एक बार मुस्लिम को मौका दें। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो तैयार नहीं हुए और इसके कारण विधानसभा भंग हो गई और वो 2005 का जो फरवरी का विधानसभा था वो भंग हो गया और वो सपना साकार नहीं हो पाए। रामविलास जी चाहते थे कि यहाँ अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने, वो नहीं हो पाया। अब इस बार के चुनाव में एक नया कौन प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर एक जो बिहार की राजनीति है उससे इतर राजनीति करते हैं, यहाँ की समस्याओं को उजागर करते हैं, यहाँ जो कमियां हैं उसको उजागर करते हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उद्योग धंधे की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। अगर यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, क्यों बाहर लोग जाएगा? अपने बूढ़ी माँ बाप को छोड़कर जवान बेटा चला जाता है बाहर कमाने के लिए और फिर छठ के समय आपको जब छठ में लोग लौटते हैं तब पता चलता है कितनी बड़ी तादाद में बिहार के बाहर लोग गए हुए हैं। क्योंकि हर बिहारवासी की तमन्ना होती है कि हम छठ में अपने घर पर रहें और जब वो अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था की गई, बावजूद जो ट्रेनों की स्थिति थी, जो गाड़ियों की स्थिति थी, किस तरह से कितने जल्लत की ज़िंदगी जीने के बाद वो पहुंचते हैं अपने घर पर, तो इनको जाना नहीं पड़े। तो इस पलायन की भी बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रायंगुलर चुनाव नहीं होकर धीरे धीरे बाइपोलर होगा। बाइपोलर का मतलब है कि ये महागठबंधन एक तरफ होगा, दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन होगा। महागठबंधन भी बहुत ताकतवर है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल उनके साथ हैं, तो वो भी एक बहुत ताकतवर खेमा है।
और हालांकि कुछ सीटों पर करीब करीब 8-9 सीटों पर Friendly fight। दोस्ताना मुकाबला है। जमुई जिले का एक सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी दोस्ताना मुकाबला है। कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भी उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उदय नारायण चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत चर्चित चेहरा बिहार में रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए ने मांझी को उम्मीदवार बनाया है, प्रफुल्ल कुमार मांझी को। मांझी ट्रस्टेड आदमी रहे, जीतन राम मांझी के बहुत विश्वासी आदमी रहे हैं। चूँकि जब केवल मांझी के 4 विधायक जीत कर गए थे, जब विधायक को तोड़ने की बात हो रही थी, उस समय भी मांझी पूरी तरह से प्रफुल्ल मांझी, जीतन राम मांझी के जो आपने जो फ्रेंडली फाइट की बात की है, तो क्या लग रहा कि इसका कुछ नुकसान जो है महागठबंधन को, लगभग अभी भी 8 सीट पर जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है, चाहे तो वही मुकेश सहनी हो या आईपी गुप्ता भी जो आईआईपी है या तो कांग्रेस है, इन ऐसे 8 जगह अभी भी है। 13 जगह पहले था, बहुत जगह से अपना जो है विड्रॉ कर लिए हैं प्रत्याशी, लेकिन 8 जगह अभी भी है। क्या उसका कुछ खामियाजा मतलब नुकसान होगा महागठबंधन? अब एक तरह से कह सकते हैं कि भाई हाथी निकल गया पूंछ अटक गया। जी जी जी। अब ये 8 सीट में 3-4 सीट तो कांग्रेस का है। कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं जी, अब वो उनका मानना है कि हम वहाँ शक्तिशाली है। कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार कह रहा हम शक्तिशाली है, अब कहीं पर आरजेडी का उम्मीदवार कह रहा हम शक्तिशाली हैं। अब तो इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन अगर ये नहीं होता तो और महागठबंधन के लिए बेहतर होता। लेकिन तब इसके बावजूद भी अगर आप 8-9 सीट छोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन एक तरह से अपने में समेटने में चीज़ों को सफल रहा। और जो कांग्रेस ने खास करके जिस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया, हालांकि कांग्रेस के एक बड़े नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पहले सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, तो वो तो शुरू से कहते रहे कि तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन उनकी बात पर मुहर लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और गहलोत जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, वो आए और उन्होंने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, और मुकेश सहनी राज्य मंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये घोषणा, लेकिन इसमें क्या है कि कांग्रेस की थोड़ी स्थिति कमजोर हुई। कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए था। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी कांग्रेस की चूक हुई। कांग्रेस से भी कोई इसका कुछ लाभ मिलेगा आरजेडी को या महागठबंधन को, जो ये मुख्यमंत्री के रूप में अब प्रोजेक्ट कर दिया है तेजस्वी यादव को, डायरेक्ट ओपन हो गया कि हाँ मुख्यमंत्री के रूप में जो नाम घोषित हो गया? नहीं, देखिए सब लोग समझ रहे थे कि तेजस्वी के अलावा अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा उसका जनसमर्थन है और सबसे ज्यादा विधायक वो जीतेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही होना है कि महागठबंधन सबसे बड़ी पार्टी राजद, सबसे बड़ी पार्टी राजद होगी, सबसे ज्यादा विधायक राजद के आएंगे, और राजद के वो सर्वमान्य नेता तो स्वाभाविक तौर पर तो मुख्यमंत्री के वो इसमें कहीं। लेकिन अगर इस तरह से सहमति बन गई तो ये अच्छी बात है, और मुझे लगता है इससे महागठबंधन को एक ताकत मिला है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में भी तो कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हो रही है, या कई विरोधाभास में। अभी हाल के दिनों में राजगीर में देख रहे हैं कि लोजपा और जदयू के बीच में कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई, या कहीं ऐसे भी जैसे कि अब चकाई में है जहां पहले से जदयू के जो लीडर टिकट पर चुनाव लड़े थे संजय प्रसाद, वहां से अब मंत्री सुमित कुमार सिंह को मिल गया है टिकट जदयू के सिंबल पर। तो बहुत सारे जगह ऐसे भी है। और दूसरा और एक कारण है कि पुराने और अनुभवी जो उनके सहयोगी रहे हैं जदयू का, खासकर जदयू का एनडीए में, तो उनको ही मौका इस बार फिर से चुनाव में मौका दिए हैं। तो क्या इसका क्या नफा नुकसान क्या निकल कर आता है? देखिए, जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड या एनडीए गठबंधन का सवाल है, तो एनडीए गठबंधन में बहुत नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन सीटों का बंटवारा करने में सफल रहा। 101 सीट पर बीजेपी, 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड, 29 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और 6 सीट पर मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा। तो यहाँ तो 243 का बंटवारा हो गया। हाँ, कुछ रिबेल कैंडिडेट जरूर खड़ा हुए हैं। तो रिबेल तो देखिए, जब चुनाव होता है तो हम लोग देखते हैं, लंबे समय से हम लोग कवर कर रहे हैं, एक पत्रकार के रूप में रिबेल होता ही है, बगावत लोग करते ही हैं, लेकिन बागी बहुत सफल नहीं हो पाता। पिछले चुनाव को लीजिए, अगर पिछले चुनाव में केवल एक बागी सफल हुए, सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर, वो भी जनता दल के थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और
संजय प्रसाद को चकाई में मिला, तो केवल बिहार में एकमात्र सुमित सिंह निर्दलीय जी, जीते। जी। इसका मतलब है कि जनता बहुत स्वीकार नहीं करती है, नहीं कर रही है। और सुमित सिंह के जीतने का कारण रहा कि नरेंद्र सिंह बड़े नेता थे, उनके पुत्र थे। नरेंद्र सिंह के पिताजी श्री कृष्ण सिंह भी कैबिनेट मंत्री बिहार में थे और लंबे समय तक चकाई की राजनीति जी, करते बिल्कुल। रहे, बिहार की राजनीति करते रहे। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी, और जम्मू जिला में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही। श्री कृष्ण सिंह की प्रतिष्ठा बहुत जी। थी, और नरेंद्र सिंह तो बिहार स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते थे। समाजवादी नेता माने समाजवादी जेपी मूवमेंट में सबसे सक्रिय माने जाते थे। जी। लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र सिंह, ये लोग जी, बहुत जी, सक्रिय हाँ। नेता थे जेपी सेनानी जेपी मूवमेंट के समय से। और बड़े नेता नरेंद्र सिंह बड़े नेता थे, तो उनके पुत्र का लाभ उनको मिला, इसलिए वो जीतने में काम किया। लेकिन जनता बहुत जो बगावत करके जा रहे हैं उनको बहुत तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव लगभग बाइपोलर, और अगर बहुत कुछ हद तक कहते हैं ट्रायंगुलर कह सकते हैं, त्रिकोणात्मक। वैसे कई कोण और भी है, ओबीसी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो भी कहीं कहीं आजाद समाज पार्टी है, चतुर्थकोणी बनाने का, कहीं पंचकोणी बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखिएगा अभी तो भी वही है, आमने सामने और एक कोण बनता हुआ दिखाई पड़ता है बिहार का चुनाव। मतलब अनुमान अगर लेके चले तो क्या लग रहा है कि 243 में इस बार का क्या अनुमान रहेगा? अगर सीटों का अनुमान अगर हम लेकर चलें, एनडीए, महागठबंधन या कोई त्रिकोणात्मक भी अगर कुछ रिजल्ट आता है, इस कंडीशन में आपको आपके आधार पर, अनुभव के आधार पर क्या लगता है कि इस बार का रिजल्ट हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इस बार कांटे का टक्कर दिखाई पड़ रहा है जी। निश्चित रूप से थोड़ा सा एज माना जाता है कि जिस तरह से सीटों का समन्वय हुआ एनडीए में, और जिस तरह से आपसी सहमति बनी, और चिराग पासवान जिस तरह से आए हैं, और युवाओं में जो चिराग पासवान की लोकप्रियता है, तो निश्चित रूप से एनडीए को ताकत मिला है जी। लेकिन महागठबंधन को भी आप कमजोर मत कहिए वोटों की दृष्टिकोण से। उनके पास वामपंथी है, भाकपा माले जैसी कैडर आधारित पार्टी है, कांग्रेस का अपना है, कांग्रेस भी है, मुकेश सहनी है। अच्छा, एक नई पार्टी उसमें आईआईपी, जो आईपी गुप्ता है, जो ताती तत्वा का आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता का भी अपना कुछ वोट बैंक है। आईपी गुप्ता को भी 3 सीटें दी गई है। तो महागठबंधन भी वोट के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत स्थिति में है। अब क्या है कि अंतिम समय में जो प्रबंधन होगा, अंतिम समय में जो अपने को ठीक से संभाल पाएगा उसको सफल होगा। अब पिछला चुनाव अगर आप देखिए 2020 के चुनाव में केवल 12,000 वोट का अंतर था, 12,600 वोट का अंतर था दोनों गठबंधन में। अब कुछ ऐसी सीटें थी जो 100 वोट से कम से, बहुत सारी सीटों पर 1,000 से कम वोट से जीतने वाली 10-12 सीट थी, तो वही वोट 12 सीट अंतर पैदा कर दिया। तो ये प्रबंधन जो अंतिम समय में करेगा उस पर निर्भर करेगा। ये मतलब कांटे का टक्कर है, और जो प्रबंधन में लास्ट में सफल होगा, जो बूथ मैनेजमेंट कर लेगा, पोलिंग अच्छा करा लेगा, तो उसको सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग कोई नजूमी नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं जो हम लोग किसी की भविष्यवाणी करेंगे। और मुझे लगता है पत्रकारों को करना भी नहीं चाहिए भविष्यवाणी कौन क्या जीत रहा है। लेकिन मेरे जैसे लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। और ये आप मान सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार का काम है, नीतीश कुमार 20 साल से जो उन्होंने विकास किया है, खास करके महिलाओं के क्षेत्र में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया। त्रिस्तरीय पंचायत में आज 50% महिलाएं हैं, पुलिस की भर्ती में 33% महिलाएं हैं। तो अभी जिस तरह की जो घोषणाएं किए हैं तो उसका लाभ मिलता दिख रहा है। जो वो 100 यूनिट बिजली देने की बात है, 1100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन और विधवा, इसके चलते थोड़ा सा इनके पक्ष में भी माहौल है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी पक्ष में बहुत ज्यादा हवा चल रहा है। अभी भी मेरे जैसे लोगों को लगता है कि मुकाबला बराबरी का है। थोड़ा जो प्रबंधन अंतिम समय में करेंगे उनको सफलता। कुछ राजनीतिक जानकार जो बता रहे हैं कि त्रिकोणात्मक अगर संघर्ष अगर उभर कर आता है बिहार की चुनाव में, तो उसमें जो है सरकार बनाने में जो है प्रशांत किशोर का जनसुराज भी कुछ अहम भूमिका अदा कर सकती है। इस पर क्या लगता है कि ये आकलन कहाँ तक कुछ हद तक? कुछ जानकार लोग हैं जो प्रणव राय जैसे लोग हैं जो एनडीटीवी के मालिक रहे, उनका भी ये आकलन है कि हो सकता है हंग असेंबली हो और प्रशांत किशोर 20 थे। लेकिन मेरे जैसे लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर 20 सीट नहीं जीत पाएंगे जी। मेरे जैसे लोगों को लगता है कि वो 10 सीट से, खुद भी बता रहे हैं या तो 10 से नीचे या 150 के आसपास, वो ऐसा भी कंफर्म वो भी खुद नहीं बता रहे। 10 सीट ही जीत मन लगता है। वैसे देखिए जनता क्या निर्णय लेगी कह नहीं सकते हैं,
और ये जैसे कोई सिनेमा है, सिनेमा बड़ा से बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा से बड़ा डायरेक्टर, बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार ये नहीं कह सकता कि कौन फिल्म चलेगा और कौन फ्लॉप होगा। फ्लॉप करेगा। वैसे चुनाव है, चुनाव में कोई कह नहीं सकता कि कौन सफल हो जाएगा कौन असफल। हम लोग अपने जीवन में बड़े से बड़े नेता नीतीश कुमार को हारते देखे, रामविलास पासवान को हारते देखे, लालू प्रसाद यादव को हारते देखे। जबकि इन लोगों से जब बात करते थे तो ये लोग अपने को कॉन्फिडेंट मानते थे हम चुनाव जीत रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंट में। अब 99 की घटना हमको याद है, हम लोग कवर कर रहे थे, मधेपुरा का लोकसभा चुनाव था, शरद यादव आए कि और पटना में हम लोगों को बुलाया और बोले कि हम तो वहाँ मैंने बूथ ही सब लूट लिया गया मधेपुरा, और चुनाव आयोग में कंप्लेन करने गए। तो अमूमन लोगों को मानना है भाई जब इनका बूथ लूट लिया तो इसका मतलब हार रहे हैं। हाँ। ऐसी धारणा बन गई। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मधेपुरा से जीत गए और लालू प्रसाद यादव को हरा दिए। अब जो मधेपुरा गोप का कहा जाता है वहाँ लालू प्रसाद यादव की हार आश्चर्यजनक हार मानी जाती थी उस समय में कि भाई लालू जी हार जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चुनाव एक ऐसा है कि इसमें कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, इसलिए इसमें बहुत भविष्यवाणी नहीं कर। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी को थोड़ा सा एज है और फिर प्रबंधन है अंतिम समय का, जो बूथ मैनेजमेंट जो लास्ट मोमेंट में करेगा, और ये चुनाव पूरी तरह से प्रबंधन पर टिका रहेगा। अच्छा, प्रबंधन जो करने में सफल हो जाएगा उसको सफल। इस बार का भी जो चुनाव है वो जातिगत रंग ही ले रहा है। विकास मतलब उतना मायने नहीं रख पा रहा है जैसा कि अन्य राज्यों में विकास को ज़्यादा फोकस मतदाता करते हैं कि जो ज़्यादा विकास कर रहा है। मतलब यहाँ सिर्फ लाभ और जातिगत समीकरण ही फिर से देख रहे हैं उभर रहा है मतदान के लिए। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। हर राज्य में, बिहार देश के किसी राज्य में हम लोगों को बहुत राज्य जाने का अवसर मिला, घूमने का भी अवसर मिला, तो हर राज्य में जाति है। बिहार को बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा। अगर बिहार में जातीयता होता तो नरेंद्र मोदी की कितनी जाति, लेकिन नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में कितनी सफलता मिली, 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सफलता मिली, 2024 के लोकसभा की चुनाव में कितनी सफलता मिली। नरेंद्र मोदी की जात की तो है संख्या नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, विकास है, ईमानदारी है। जैसे नीतीश कुमार की ईमानदारी की आज भी चर्चा है कि 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, तो उसकी चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है। और लोग कहते हैं भाई बिजली मिल रहा है, सड़क बन गया। हाँ, कमियां भी है, ऐसी बात नहीं कि इनके रीजन में कमियां नहीं है। अभी भी हमको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने की आवश्यकता है बिहार में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर करने की। लेकिन बिहार में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, सुधार दिखाई पड़ता है, विकास दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगता है कि कर रहा है। उसी को देखकर तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं कि अपना मोटो चेंज किया है, वो भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हम इसमें बढ़ा देंगे, इसको ये कर देंगे, आगे दे देंगे। हर सेक्टर में महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगार। यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है बिहार में। रोजगार के अवसर नहीं, और इसीलिए रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, लोग पलायन करते हैं, लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। 10,000 20,000 के नौकरी के लिए आप चले जाइए, पोर्ट ब्लेयर चले जाइए, अंडमान निकोबार चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप लेह लद्दाख, सब जगह बिहार के लोग मिलेंगे आपको, झारखंड के लोग आपको मिलेंगे, हर जगह है। तो ये लोग रोजगार के लिए जा रहे। अगर यहाँ रोजगार का अवसर मिलेगा, क्यों बाहर जाएंगे? तो ये कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं की कमियां रही। उसके लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार अगर जिम्मेदार थे, ये लोग भी जिम्मेदार हैं। उसके पहले कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार रही। तो ये पूरा बहुत दिन से चला आ रहा है। तो इसको आप, हाँ, अब एक्चुअली क्या है कि अब चाहे किसी जाति धर्म का लोग हो, अब रोजगार चाहता है। किसी जाति धर्म का बच्चा हो, चाहता है कि हमको अवसर मिले। मतलब बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा इस बार काम करने का अवसर मिले, हमको यही रोजगार मिले, हमको रोजी रोटी मिले। केवल जात के नाम पर वोट देने से क्या होने वाला है? अन्य के जो इसके पूर्व जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस तरह के नारे को भी भुनाया गया था चुनाव के दौरान में। क्या लगता है उस तरह के नारे इस बिहार विधानसभा में भी गूंजेंगे या उसका कुछ लाभ लेने का प्रयास उससे पार्टी करेगी? नहीं, देखिए, प्रयास तो हर तरफ से होता है, लेकिन नीतीश कुमार का जो क्रेडेंशियल रहा, हाँ, क्योंकि उसका लाभ मिल चुका है। अन्य राज्यों में इस तरह के बयान का लाभ उन लोग उठा चुके हैं। नीतीश कुमार का क्रेडेंशियल रहा। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया वो एक माइलस्टोन है।
अगर आप चले जाइए अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों से बात करिए तो जितना उन्होंने काम किया अपना, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी तक अल्पसंख्यक को रखने का अमीर सुहानी को काम किया, कैबिनेट सेक्रेटरी वो लगातार रखे रहे अल्पसंख्यक समुदाय के जितना अल्पसंख्यक समुदाय की कितना योजना उन्होंने चलाया है। तो अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के लिए तो बहुत सारा काम किए, बहुत सारे योजना दिए, विश्वास को जीतने का वो काम किए हैं। हाँ। तो नीतीश कुमार का जो क्रेडेंशियल है वो सेकुलर इमेज है। हाँ, नीतीश कुमार के रहते ये संभव नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार के रिजम में जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब तक कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। ये बात तमाम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। तो यहाँ बटोगा और कटोगा नहीं चलेगा। यहाँ नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो चलेगा। नीतीश का विकास चलेगा, नीतीश का कल्याणकारी योजना चलेगा, नीतीश का जो नीतीश का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो चलेगा। और ये मुकाबला करते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव भी बड़े जनाधार वाले नेता हैं बिहार के। उनका अपना व्यापक जनाधार है। आज भी लोकप्रियता में अगर कहीं एक जगह खड़ा हो जाएंगे लालू जी और नीतीश जी और तमाम ने, तो आज भी लालू जी के पास सबसे ज्यादा भीड़ जुटी है। बिल्कुल, क्योंकि लालू जी का जनाधार है। भाजपा में बिहार में वैसा अभी भी कोई चेहरा सामने खुल के नहीं आ पाया है। नहीं, मैंने देश जैसे एनडीए में अगर बात करें तो अभी भी तो चेहरा लेकर नीतीश जी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव देश के नेता है। अच्छा, अगर वो चारा घोटाला में नहीं फंसते लालू प्रसाद यादव तो निश्चित रूप से देश का नेतृत्व, उनका भी सोशल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा, नहीं देश को नेतृत्व दे सकते थे। बहुत बड़े नेता थे। रामविलास पासवान बड़े नेता थे, देश के लंबे समय तक मंत्री रहे और उनके बारे में तो कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये चुनाव, आप जब इस चुनाव की चर्चा कर रहे हैं तो एक बात मान के चलिए, रामविलास पासवान तो अब रहे नहीं जी। नीतीश कुमार और लालू यादव का भी अंतिम चुनाव है जी। इसके बाद जो अगला चुनाव होगा ये लोग चुनाव में सक्रिय नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उम्र के लिहाज से लालू जी की भी तबीयत खराब रह रही है। उम्र नीतीश कुमार की भी जो उम्र हो गई वो बहुत सक्रियता की स्थिति नहीं रह पाएगी अगले 5 वर्ष के बाद। तो ये उनका अंतिम चुनाव है। तो एनडीए का जो भविष्य होगा वो चिराग पासवान है जी। हाँ। आज नीतीश कुमार वर्तमान है, लेकिन एनडीए का भविष्य चिराग पासवान है। उधर तेजस्वी यादव हैं, नए लोगों में सम्राट चौधरी हैं। ये लोग अब आगे की राजनीति करेंगे। कन्हैया कुमार हैं, ये आगे की राजनीति करेंगे। ये सब आगे, श्रेयसी सिंह हैं, वो आगे की राजनीति करेंगी। बीजेपी में एक चेहरा है, सोबर चेहरा है, गोल्डन गर्ल के रूप में श्रेयसी को जाना जाता है। अच्छा, ये लग रहा है कि जैसे कि प्रशांत किशोर आके जो विकास के बारे में बात करने लगे, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा, इस तरह तमाम मुद्दों को लेकर जो बात करने लगे, उसी का इम्पैक्ट है कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों जो है विकास को तवज्जो देने लगी, लगातार घोषणाएं करने लगी और विकास के मुद्दे को जो है इस चर्चा में लाना शुरू कर दिया। तो क्या लग रहा है कि उसके कारण मैंने कारण बने हैं प्रशांत किशोर? जो प्रशांत किशोर तो कारण बने, लेकिन अब जनमानस भी कारण बन रहा है। अच्छा। अब जो नया पीढ़ी आ रहा है, कंप्यूटर जानने वाला लड़का, मोबाइल, चाहे किसी मोबाइल जानने वाला लड़का, चाहे किसी जाति धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको विकास चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको डेवलपमेंट, उसको पेट का भूख उसको शांत करना चाहिए। तो उसके कारण मुद्दा बन रहा है। अब आगे यही मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। लेकिन अभी भी तो जब एनडीए वाले आते हैं पब्लिक सेक्टर में तो वही जंगल राज की बात करने लगते हैं। नहीं, जंगल राज इसलिए करते हैं, जंगल राज वही 15 साल का वही स्टोरी की, उनके राजकुमार है, जंगल राज के राजकुमार है। देखिए, जंगल राज इसलिए कहते हैं कि जब 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, बिहार का विभाजन 3 बार हुआ जी। बंगाल से बिहार 2011-12 में बिहार अलग हुआ, फिर 36 में उड़ीसा अलग हुआ और फिर झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो बिहार का विभाजन होते गया। तो बिहार जो बचा, उस समय कहा जाता था बिहार में आलू बालू और लालू रहेंगे और कुछ है नहीं, सारा मिनरल चला गया। तो ऐसे बिहार को बेहतर बिहार बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका है। इसमें कोई आप किंतु परंतु नहीं, डेवलपमेंट या उनका विरोधी भी है तो इस बात को स्वीकार करता है। तो विकास को एजेंडा में लाने वाले नीतीश कुमार है और गरीबों को जुबान देने वाले लालू प्रसाद यादव है। गरीबों को जुबान, अपना पैटर्न, गरीबों को उन्होंने जुबान दिया, लेकिन विकास को एजेंडा में लाया, सोशल एम्पावरमेंट करने का काम किया,
आपको आरक्षण देने का काम किया, चाहे जुडिशियरी में आरक्षण हो, लोअर जुडिशियरी में हो, हायर जुडिशियरी में हो, चाहे वो आपको पंचायती राज व्यवस्था में हो। आज देखिए कितना दलित, महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाया, महिलाओं को मैंने शिक्षक के नौकरी में महिलाओं को, हर जगह लगभग पुलिस, आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में। हाँ, ये सब कितना सोशल चेंज, महिला सशक्तिकरण का कितना सोशल चेंज हुआ। सखी मित्र वगैरह जो हैं और जीविका के माध्यम से जीविका दीदी वगैरह, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह, कितना सशक्त किया गया। आज महिलाएं बड़ी संख्या में निकल रही हैं। और आप देखिएगा कि नीतीश कुमार की सभा में महिलाएं इम्पैक्ट ज्यादा होता है, महिला को ज्यादा इम्पैक्ट कर पाते हैं नीतीश कुमार। और 50% आबादी महिला की है। और कई विधानसभा, पिछला अगर रिकॉर्ड आप देखिएगा तो पिछले विधानसभा में महिलाएं बहुत सारी सीटों पर पुरुष मतदाता से ज्यादा वोटिंग की है। जी जी। तो इसका भी असर हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। तो आपने जैसा कि देखा कि पूरी बिहार की राजनीतिक गलियारों में क्या अभी हलचल है और उस पर विशेष क्या रहेगा आने वाले समय में, कि तमाम खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर।